नमस्कार। आज हम पराग पारेख की किताब स्टॉक्स टू रिचेस के कुछ खास विचारों पर एक नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास इस किताब की कुछ समीक्षाएं और सारांश हैं, तो देखते हैं कि निवेशकों के लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है। हाँ। हमारा मकसद है इस किताब के पीछे की जो फिलॉसफी है उसको समझना, हम्म। खासकर उनके लिए जो शेयर बाजार को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली है, ये किताब क्या खरीदे से ज्यादा कैसे सोचें पर जोर देती है। बिल्कुल, ये हाउ टू थिंक वाली बात है। हाँ, तो ये जानकारी नए और अनुभवी दोनों तरह के निवेशकों के काम आ सकती है, जी। जो बाजार को सिर्फ ऊपर नीचे होने वाले नंबरों से ज्यादा समझना चाहते हैं। तो चलिए इन विचारों की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले किताब का मूल उद्देश्य क्या है। जैसा कि पता चलता है, ये किताब पराग पारेख, जो एक जाने माने वैल्यू इन्वेस्टर माने जाते हैं, हाँ, वैल्यू इन्वेस्टर। उनके अनुभवों और उनकी सीख का एक तरह से निचोड़ है। बिल्कुल। और यही बात इसे खास बनाती है, मुझे लगता है। ये सिर्फ स्टॉक पिकिंग की टेक्निक्स पे फोकस नहीं करती, बल्कि निवेशक की जो मानसिकता है, जो माइंडसेट है, हम्म। उसको बनाने पर ज्यादा जोर है। ये बाजार में जो आम सलाह मिलती है ना, आज ये खरीदो कल वो बेचो, हाँ, रोज की टिप्स। उससे काफी अलग है। इसका फोकस इस पर है कि भाई एक कामयाब इन्वेस्टर सोचता कैसे है, खासकर जब बाजार में डर या लालच का माहौल हो। और इसी से जुड़ा हुआ है पहला और शायद सबसे जरूरी सबक, जो बार बार सामने आता है। शेयर बाजार में आपकी सबसे बड़ी चुनौती, या कहें साथी, आपका अपना मनोविज्ञान है। बिल्कुल सही, साइकोलॉजी। स्रोत बताते हैं कि कैसे डर, लालच और वो जिसे भीड़ चाल कहते हैं, हर्ड मेंटालिटी। हाँ, हाँ। वो लोगों को बिना सोचे समझे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। ऐसा लगता है बाजार को समझने से ज्यादा जरूरी है कि हम खुद को समझें, अपनी भावनाओं को। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपनी भावनाओं पर काबू रखना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सीधे सीधे जुड़ता है बिहेवियरल फाइनेंस से। अच्छा, व्यवहार वित्त। हाँ, व्यवहार वित्त। ये इसी बात का अध्ययन है कि हमारी भावनाएं, हमारे जो बायस होते हैं, वो हमारे फाइनेंशियल फैसलों पर कैसे असर डालते हैं। आप कितनी भी अच्छी रिसर्च कर लें, है ना? हम्म। लेकिन अगर बाजार गिरने पर डर हावी हो गया या तेजी में आप लालच में आ गए, हाँ, तो सारी मेहनत बेकार जा सकती है। विश्लेषण जरूरी है, पर इमोशनल बैलेंस के बिना वो अधूरा है। सही कहा। ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर का भी खेल है। अच्छा, और एक और आइडिया जिस पर किताब काफी जोर देती है, वो है भीड़ का हिस्सा मत बनो। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। अक्सर लगता है जिधर सब जा रहे हैं वही सेफ रास्ता है। हाँ, लगता तो है। पर स्रोत बताते हैं कि किताब का तर्क ये है कि जब हर कोई खरीद रहा हो, तो अक्सर कीमतें जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी होती है। रिस्क बढ़ जाता है। हाँ, रिस्क ज्यादा होता है। और वहीं जब डर का माहौल हो, सब बेच रहे हो, तब शायद अच्छे मौके मिले। बिल्कुल, तब अच्छी कंपनियों के शेयर शायद सही दाम पर मिल सकते हैं। यानी सफल निवेशक अक्सर वो कर रहा होता है जो भीड़ नहीं कर रही, कॉन्ट्रेरियन। हाँ, कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग। अगर इसे थोड़ा और गहराई से देखें ना, तो भीड़ के साथ चलने में एक रिस्क हमेशा रहता है। भीड़ अक्सर इमोशन से चलती है। हाँ, कभी डर से, कभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से। ऐसे में लॉजिकल सोच पीछे रह जाती है। जो इन्वेस्टर भीड़ से अलग सोचता है, वो ये सवाल पूछता है, क्या बाजार किसी अच्छी चीज को अनदेखा कर रहा है, हम्म। या फिर क्या लोग किसी स्टॉक को लेकर जरूरत से ज्यादा ही उत्साहित हैं। हम्म। और यही तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का भी बेस है। हाँ। ऐसी क्वालिटी वाली चीजें ढूंढना जिन्हें बाजार ने अभी के लिए नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन ये भीड़ के उलट सोचना सुनने में तो ठीक लगता है, पर असल में जब पैनिक हो या बहुत तेजी हो, तब इसे करना कितना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल सही सवाल है। ये मुश्किल है। इसीलिए तो सफल निवेशक कम होते हैं ना। हम्म। इसके लिए सिर्फ एनालिसिस काफी नहीं है, एक मजबूत मेंटल डिसिप्लिन चाहिए। आपको अपने एनालिसिस पर भरोसा होना चाहिए, और साथ में ये मानने की हिम्मत भी कि आप गलत हो सकते हैं। हाँ, ये भी जरूरी है। ये लगातार सीखने और अपने स्वभाव को समझने की प्रक्रिया है। भीड़ से अलग जाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, फैक्ट्स पर आधारित यकीन चाहिए, सिर्फ जिद नहीं। सही बात। अच्छा, अगला अहम पॉइंट जो स्रोत बताते हैं, वह है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच का फर्क। हाँ, ये बहुत जरूरी है। किताब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, या जिसे सट्टेबाजी भी कह सकते हैं, स्पेक्यूलेशन। हाँ, स्पेक्यूलेशन, जी। इनके बीच एक साफ लाइन खींचती है। बताया गया है कि ट्रेडिंग से लगातार पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा टाइम, फोकस और स्ट्रेस इन्वॉल्व होता है। जबकि अच्छी कंपनियों में धैर्य के साथ लंबे समय तक बने रहना, वही असल में वेल्थ बनाने का तरीका है। इसका लॉजिक भी सीधा है।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कंपनी के बिजनेस पर आधारित है। हाँ, फंडामेंटल्स पर। उसकी कमाई, उसका फ्यूचर, मैनेजमेंट कैसा है, ये उस बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने जैसा है। जबकि ट्रेडिंग वो अक्सर स्टॉक की कीमतों के रोज के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाने की कोशिश है, जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। हाँ, बहुत हद तक अनप्रिडिक्टेबल। तो किताब का मैसेज साफ है, सच्ची दौलत बनानी है तो धैर्य चाहिए और अच्छी कंपनियों पर भरोसा रखना होगा, रोज के शोर का पीछा नहीं करना। धीमी प्रक्रिया है पर ज्यादा टिकाऊ। बिल्कुल। एक और शक्तिशाली विचार, कंपाउंडिंग का जादू। हाँ, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। स्रोत बताते हैं इसे अक्सर आइंस्टाइन से जोड़कर दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। आसान शब्दों में मतलब आपका पैसा सिर्फ प्रिंसिपल पर ही नहीं बल्कि कमाए हुए मुनाफे पर भी मुनाफा कमाता है। हाँ, ब्याज पर ब्याज। और समय के साथ ये छोटी रकम को भी बहुत बड़ा बना सकता है। लेकिन स्रोत कहते हैं कि इसकी एक ही शर्त है, धैर्य, पेशेंस। हाँ, धैर्य। जल्दी जल्दी प्रॉफिट निकालने की जो इच्छा होती है वो कंपाउंडिंग की पावर को खत्म कर देती है। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये असल में धैर्य की परीक्षा है। क्या इन्वेस्टर आज के छोटे मुनाफे का लालच छोड़कर कल के बड़े फायदे का इंतजार कर सकता है? मुश्किल है। हाँ, हम इंसानों में तुरंत रिजल्ट पाने की इच्छा होती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन कंपाउंडिंग का असली चमत्कार तो सालों बाद, शायद दशकों बाद दिखता है। जल्दी अमीर बनने की यही चाहत है जो निवेशकों को कंपाउंडिंग का पूरा फायदा लेने से रोकती है। तो धैर्य का मतलब सिर्फ टाइम देना नहीं, बल्कि अपनी उस मानवीय कमजोरी से लड़ना भी है जो फौरन संतुष्टि चाहती है। अच्छा, किताब इस बात को भी मानती है, जैसा आप स्रोत बताते हैं, कि बाजार हमेशा अनिश्चित रहेगा, अनसर्टन। हाँ, ये तो सच है। कोई एक्सपर्ट भी पूरी तरह से ये नहीं बता सकता कि कल बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। तो जब भविष्य पता ही नहीं है तो एक इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? स्रोत के मुताबिक किताब 3 बातों पर जोर देती है। क्या है वो? पहला, नॉलेज बढ़ाते रहें, कंपनियों, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में लगातार सीखते रहें। कंटिन्यूअस लर्निंग। दूसरा, खुद पर कंट्रोल रखें, अपनी भावनाओं को, खासकर डर और लालच को, अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। और तीसरा, लॉन्ग टर्म सोचें, रोज के उतार चढ़ाव से परेशान हुए बिना अपने लक्ष्यों पर फोकस रखें। ये एक तरह से अनिश्चितता से डील करने का तरीका है। आप बाहरी माहौल यानी बाजार को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन आप अपने ज्ञान और अपने व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मानना कि आप भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते आपको फालतू की स्पेक्यूलेशन से बचाता है। सही है। और एक ठोस, अनुशासित प्लान पर टिके रहने में मदद करता है। आपको बाहरी शोर से हटाकर अपनी आंतरिक स्थिरता पर फोकस करने के लिए कहता है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस किताब में ऐसा क्या खास है, क्यों पढ़नी चाहिए? कुछ मुख्य बिंदु जो सामने आते हैं। पहला, इसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज हैं। हाँ, वो समझने में मदद करते हैं। दूसरा, भाषा सरल रखी गई है ताकि आम पाठक भी समझ सकें। ये भी अच्छा है। तीसरा, साइकोलॉजी और बिहेवियरल फाइनेंस पर काफी जोर है। ये चीज अक्सर दूसरी किताबों में कम मिलती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा, ये प्रैक्टिकल विजडम देती है, कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट का एक सोचा समझा टिकाऊ रास्ता। ये पहलू वाकई से जरूरी बनाते हैं, खासकर साइकोलॉजी पर ध्यान देना। कई किताबें आपको सिखाती हैं कि चार्ट कैसे पढ़ें या बैलेंस शीट कैसे समझें, लेकिन वो ये नहीं बताती कि जब आपका पैसा दांव पर हो और बाजार में उथल पुथल हो तब अपने दिमाग को शांत कैसे रखें। ये किताब नॉलेज के साथ साथ वो मेंटल मजबूती डेवलप करने पर भी जोर देती है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। मतलब ये इन्वेस्टर को सिर्फ टेक्निकली नहीं, मेंटली भी तैयार करती है। बिल्कुल। अच्छा, निष्पक्षता के लिए स्रोतों में कुछ संभावित कमियों का भी जिक्र है। अच्छा, क्या है वो? जैसे जो लोग तुरंत अमीर बनने के नुस्खे या सीधे स्टॉक टिप्स चाहते हैं, हाँ, उन्हें ये किताब थोड़ी धीमी या शायद बोरिंग लग सकती है। हाँ, क्योंकि ये कैसे सोचें पर ज्यादा है, क्या खरीदें पर कम। और जो बाजार में बिल्कुल नए हैं, मतलब एकदम बिगिनर्स, हाँ, उन्हें शायद शुरुआत में कुछ कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी मेहनत करनी पड़े। इन बातों को कमी कहने के बजाय शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि ये किताब एक खास तरह के रीडर के लिए है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो रातों रात पैसा बनाना चाहते हैं। ये उन सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए है जो इन्वेस्टमेंट को एक स्किल की तरह डेवलप करना चाहते हैं और वेल्थ बनाने के लिए एक अनुशासित लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनाने को तैयार है। तो ये जो तथाकथित कमियां हैं वो असल में किताब के उद्देश्य और उसकी गंभीरता को ही दिखाती हैं। तो मतलब कुल मिलाकर स्रोतों का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति एक गंभीर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहता है, हाँ, और शेयर बाजार के पीछे जो साइकोलॉजी काम करती है उसे गहराई से समझना चाहता है,
तो ये किताब उसके लिए मस्ट रीड है, जरूर पढ़नी चाहिए। अच्छा। ये स्टॉक टिप्स नहीं देती, बल्कि जैसा स्रोत कहते हैं, ये शेयर बाजार में सफल होने के लिए सही माइंडसेट बनाने में मदद करती है। और रीडर्स की रेटिंग भी यही दिखाती है। स्रोत इसे 5 में से 4.7 की काफी अच्छी रेटिंग देते हैं। 4.7 तो बहुत अच्छी रेटिंग है। ये रेटिंग इस बात का सबूत है कि पाठक सिर्फ क्विक फिक्स नहीं चाहते, बल्कि गहरी समझ और स्थायी सिद्धांतों को महत्व दे रहे हैं। किताब का लक्ष्य सोच को बदलना है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, और यही स्थायी संपत्ति बनाने की नींव है। सही माइंडसेट, अनुशासन और धैर्य। सफलता सिर्फ सही स्टॉक चुनने में नहीं, बल्कि सही निवेशक बनने में है। तो आज की हमारी चर्चा का निचोड़ यही है कि पराग पारेख की किताब स्टॉक्स टू रिचेस, जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है, इस बात पर जोर देती है कि इन्वेस्टमेंट में असाधारण सफलता के लिए टेक्निकल नॉलेज से कहीं ज्यादा साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन, भीड़ से अलग हटकर सोचने की हिम्मत और एक अटूट लॉन्ग टर्म नजरिए की जरूरत होती है। और इसी चर्चा से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, क्या अगर साइकोलॉजी इतनी ही महत्वपूर्ण है और हमें अपनी भावनाओं और बायसेस से बचना है, जैसे डर, लालच या हाल की घटनाओं से ज्यादा प्रभावित हो जाना, तो कोई इन्वेस्टर प्रैक्टिकली इसका आकलन कैसे करे? क्या इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले खुद की इमोशनल स्टेट को जांचने का कोई तरीका हो सकता है? कोई चेकलिस्ट या प्रोसेस? इंटरेस्टिंग सवाल है। खुद को समझना शायद बाजार को समझने जितना ही या उससे भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।